110 मई की सजाएं हैं। इमरान खान साहब के घर के बारे में ये खबर आई कि जनाब उसको कहीं नीलाम किया जा रहा है, बनी गाला वाला। उसकी हकीकत क्या है वो भी आपको मैं बताता हूं। फिर इस फैसले के ऊपर जो रद्द-ए-अमल है वो भी, और बाजोड़ में एक ऑपरेशन जारी है इमरान खान साहब के हुक्म के बावजूद। और भी कुछ खबरें हैं, बहुत सारी तफसीलात है, मैं आपके सामने रख लूंगा अगले 10-15 मिनट में। सबसे पहले तो 9 मई के 2 मुकदमात में फैसले आए हैं, और ये 2 अलग अलग मुकदमात हैं। इनमें से एक मुकदमा शादमान थाने का जलाओ घिराव 9 मई के हवाले से, और दूसरा राहत बेकरी का जलाओ घिराव। ये 2 मुकदमात हैं। इनमें जो सजाएं सुनाई गई हैं उनमें जो अहम लोग हैं जिन्हें सजा हुई है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 10-10 साल की सजा हो गई, उमर चीमा साहब 10-10 साल की सजा हो गई, एजाज चौधरी साहब 10-10 साल की सजा हो गई सेनेटर, और मियां महमूद रशीद 10-10 साल की, इन्हें भी सजा हो गई है। आयशा भुट्टा साहिबा को 10 साल की सजा हुई है, और इमरान खान साहब के गार्ड हाफिज अरशद, इन्हें भी 10 साल की सजा सुनाई गई कैद की। हालांकि उस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, इमरान खान के साथ उनकी सिक्योरिटी कर रहे थे जिस वक्त बाद में लाहौर में एहतजाज हुआ। तो इतनी जल्दी तो बंदा पहुंच ही नहीं सकता। अब इनके पास कोई जहाज जो हेलीकॉप्टर तो था नहीं, लेकिन फिर भी इनको भी सजा दे दी गई है 10 साल की। तो यानी जो भी निजाम को लगता है कि इन लोगों को सजा देनी चाहिए तो उन्हें दी जाती है। अब कुछ लोग जो है उन्हें बरी किया गया इन केसेस में, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब एक बड़ी अहम शख्सियत है। इन्होंने 2 साल तकरीबन जेल काटी है, और अब शायद वो बाहर आ जाए। उनके बाहर आने से ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी शख्सियत मिल जाएगी आजाद, जो मामलात को देख सकेगी। देखिए, इससे पहले परवेज इलाही साहब बाहर आए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। पार्टी के लिए कोई फाल किरदार उन्होंने अदा नहीं किया। वो तब से अब तक खामोश हैं और बेहतर वक्त का इंतजार कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं तो क्या एक्टिव हो पाएंगे, मामलात को कंट्रोल कर पाएंगे, चीजों को अपने हाथ में ले पाएंगे? इमरान खान साहब के साथियों में से एक है, वफादारी उन्होंने निभाई है, बहुत मार खाई है, लेकिन उनके बेटे की वजह से एक कंट्रोवर्सी जन्म ले गई थी, और अभी जो उनको बाइज्जत बरी किया गया है, कुछ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये तो वक्त साबित करेगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आकर किस तरह के फैसले करते हैं। उनके फैसलों से अंदाजा हो जाएगा लोगों को कि शाह महमूद कुरैशी साहब किस तरफ खड़े हैं। बहरहाल वो बाइज्जत बरी हो गए, ये बड़ी अच्छी खबर है उनकी फैमिली के लिए, और वो बिल्कुल बेगुनाह थे इस सारे मामले में। देखिए, बहुत सारे लोगों का, किसी का बहुत थोड़ा सा कसूर हो सकता है, वो वहां मौजूद हो सकता है, किसी का कसूर हो सकता है कि वो वहां से गुजर रहा हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब का तो ये भी नहीं था, तो उन्हें तो बिला वजह ही जेल में डाला हुआ था, और उनको काफी रगड़ा लग चुका है। आयशा भुट्टा साहिबा 10 साल की सजा उनको हुई है। फिर सरम जावेद खान को 5 साल की सजा हुई इस सारे मामले में, और आलिया हमजा साहिबा को भी 5 साल की सजा हुई इसी केस के अंदर। तो टोटल 45 मुल्जिमान के ट्रायल हुए हैं, जिनमें से 25 गिरफ्तार थे और 15 इश्तिहारी हैं। एक का इंतकाल हो गया है, और कुछ जो है वो जमानतों के ऊपर है। तो ये है जनाब सारा मामला उस केस का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई के हवाले से चलाया गया। शवाहिद और सबूतों की सूरत हाल आपके सामने है। साजिश का मामला जो रखा गया वो भी आपके सामने है कि छोटी सी टेबल के नीचे छुपा हुआ पुलिस वाला, पर्दे और सोफे के नीचे घुसा हुआ पुलिस वाला, ये अब इस साजिश के स्टार गवाहान हैं। साजिश वाला मामला तो अब आपके सामने है। वो पहले दिन से आपको आइडिया है कि वो 2 नंबरी हो रही है। अब ये जो लोग हैं जिन्हें सजाएं दी जा रही, क्या ये क्रिमिनल हैं या ये मुसल्ला लोग हैं? यानी एक खबर आती है पाकिस्तान में कि उजैर बलोच बाइज्जत बरी हो गए, और दूसरी खबर आती है पाकिस्तान में कि यास्मीन राशिद, उन्हें 10-10 साल की सजा हो गई। अब इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा आज पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुनाह यह नहीं है कि आपने कितने आदमी मारे या कितना आपने दहशत फैलाई। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए गुनाह यह है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ क्यों चले। यह है असल कहानी। फैसले पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि शदीद रद्द-ए-अमल दिया उन्होंने। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात के हवाले से लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से पार्टी की सीनियर क़यादत और कारकुनों को सुनाई गई सजाएं इंसाफ और अदल के मुंह पर एक तमाचा है। ये फैसले कानूनी उसूलों और मुनसिफाना ट्रायल के तमाम तकाजों को नजरअंदाज करते हुए सियासी इंतकाम की बुनियाद पर दिए गए हैं। यह अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि इन मुकदमात में शफाफियत को यकसर बालाए ताक रखा गया और मुल्जिमान को अपने दिफा का मौका तक नहीं दिया गया। कानूनी तकादे पूरे किए बगैर देर रात तक बंद कमरों में ट्रायल चलाए गए, और इन ट्रायल्स के अंदर जो है वो सहाफियों को भी नहीं आने दिया जा रहा था। जब ट्रायल्स का इख्तिताम हो रहा था, चीजों को कंक्लूड किया जा रहा था, तो सहाफी क्योंकि रिपोर्ट करते थे जो भी अदालत के अंदर ऐसी चीजें हो रही थी जो नाइंसाफी पर मबनी थी,
तो फिर सहाफियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया। ये ट्रायल बिल्कुल वैसे ही किया गया जैसे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुआ था। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर जो है वो इस सजा सुनाना आइन और इंसाफ दोनों का मजाक करार दिया है और एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत ये फैसले सुनाए जा रहे हैं। जाहिर होता है कि इन फैसलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना और इसकी क़यादत और कारकुनों को खौफजदा करना है। तो नाज़रीन, सादी सी बात यह है, वन लाइनर, ये जज हैं जनाब मंजर अली गुल साहब, इन्होंने ये फैसला सुनाया। जज मंजर अली साहब ने, ये अगर तस्वीर आप इनकी देख भी लें तो अब जनाब ये हैं जज साहब जिन्होंने ये फैसला सुना दिया। एक तरफ उजैर बलूच की बाइज्जत बरी होने की खबर आती है, दूसरी तरफ यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद खान और आयशा भुट्टा को 5-5, 10-10 साल की सजाएं सुनाने की खबर आती है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। अब आए नाजरीन, इमरान खान साहब का घर बनी गाला वाला, सुबह खबर आती है कि जनाब उनको फरोख्त किया जा रहा है या उसको नीलामी उसकी हो रही है और फिर हर तरफ शोर मच जाता है। सलमान अकरम राजा साहब भी एक ट्वीट कर देते हैं इसके बारे में, वो ये कहते हैं जी मुझे इसके बारे में भी पता नहीं था लेकिन अभी ये खबर आई है तो इसके ऊपर फिर हम देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं, बल्कि ये इमरान खान साहब का बनी गाला का घर नीलाम नहीं हो रहा था, क्योंकि देखिए नीलामी का कोई अदालत से ऑर्डर ही नहीं है ना। वैसे तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बनी गाला का जो घर है इमरान खान साहब का, उसकी नीलामी का कोई ऑर्डर नहीं था। लोगों ने इसको ऐसे लिया क्योंकि जो इश्तिहार लगा हुआ था ना, उस इश्तिहार पे इमरान खान साहब का ऊपर नाम लिखा हुआ था और बनी गाला लिखा हुआ था। तो नॉर्मली आदमी को यही लगता है, मुझे भी पहले इश्तिहार पढ़ के यही लगा कि ये ऐसे ही है, लेकिन फिर मैंने 2-4 लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने बताया नहीं, ये प्रॉपर्टी मलिक रियाज की और फराह खान की है। यानी कुछ प्रॉपर्टी जो है वो मलिक रियाज के बेटे अली रियाज के नाम पे थी और कुछ जो है वो फराह खान की प्रॉपर्टी थी जो बुशरा बीबी की दोस्त हैं। फराह खान बहुत सारे हवालों से कंट्रोवर्शियल हैं, पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से भी इनका नाम आता रहा है और कुछ करप्शन के हवाले से भी इनका नाम आता रहा है, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज पकड़ी नहीं गई और ये काबू भी नहीं आई, ये पाकिस्तान से बाहर चली गई थी। और बुशरा बीबी की क्योंकि ये ताल्लुक वाली थी तो बुशरा बीबी को इनके जरिए से लपेटा जाता है, लेकिन बुशरा बीबी के खिलाफ अभी तक कोई चीज वैसे साबित करने में रियासत नाकाम रही है। बहरहाल फराह खान वाला मामला जो है ये पहले भी मशकूक था और आज भी है, और ये जो नीलामी हुई है इसमें 2 लोगों की प्रॉपर्टी थी, अली रियाज की जो मेरी इत्तला के मुताबिक है और फराह खान की थी। अली रियाज की 405 कनाल की जो अराजी है, 405 कनाल, ये इसके बारे में है कि ये सेल हो गई है, ये बिक गई है और फी कनाल जो है वो 34,20,000 रुपए के हिसाब से बिकी है। तो कीमत तो बड़ी अच्छी, यानी ये सस्ती बिक गई है, जिसने खरीदी है वो तो मुनाफे में रहा है। 34 लाख रुपए कनाल तो इस्लामाबाद में जमीन मिलती ही नहीं है। अगर किसी को 34,20,000 रुपए कनाल के हिसाब से जमीन मिल गई इस्लामाबाद बनी गाला में तो वो बड़ा लकी आदमी है। तो अली रियाज वाली 405 कनाल अरादी तो ये ऐसे गई, जबकि फराह खान की जो जमीन है वो नहीं बिक सकी। टोटल 2 लोग आए जो इस बोली में शामिल हो रहे थे। लास्ट जो 24 से 36 घंटे हैं इनमें खत्ते में जंग बहुत तेज़ हो गई है और इस वक्त जो ताज़ा मनाजिर आए हैं, रात के जिस पहर में, आखिरी पहर में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब जो मनाजिर आए हैं इसराइल से वो बहुत खौफनाक है। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा फ़िज़ाई हमला किया है इसराइल के ऊपर, और यानी इस हमले को आप ये कह सकते हैं कि शायद शुरू के दिनों में जब इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम कर रहा था उस वक्त शायद इस लेवल का हमला किया गया हो जितना बड़ा हमला अब किया गया है। इससे पहले इसराइल की ज़मीन से मिसाइल इस तरह नहीं टकराते थे जैसे अब टकरा रहे हैं। जिस तरीके से क्लस्टर बम गिर रहे हैं, जिस तरीके से मिसाइल टकरा रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसराइल का। और इसराइल के अंदर टारगेट्स को हिट कर रहा है ईरान, यानी उसको अपने अहदाफ का पता है जिन्हें हिट कर रहा है। मैं आगे जाके आपको खबर दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। बहरहाल ये फुटेज 2 तरफ से आई, एक ईरान की तरफ से आई। जब ईरान से हमला किया गया तो ये एक बहुत बड़ा हमला था, बहुत सारे मिसाइल हथियार एक साथ लॉन्च किए गए इसराइल पे हमले के लिए। और उसके बाद जो ईरानी फ़ौज है वो वहाँ पे नारेबाजी कर रही थी, उन्होंने शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला का। और उसके बाद इसराइल के मनाजिर जो हैं वो आते हैं तो वो बड़े ही खौफनाक है। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आसमान से आग की बारिश हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पे बम गिर रहे हैं। और सोशल मीडिया पे हर तरफ ये तहलका मचा हुआ है कि ये बहुत बड़ा हमला था ईरान की जानिब से इसराइल पर। ईरान ने इसराइल पर ये हमला किस वक्त किया? ये हमला उस वक्त किया जब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दावा सामने आया कि अब ईरान की कैपेसिटी खत्म हो गई है और 100% ईरान फारग हो चुका है। यानी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पोस्ट की है। बहुत से ममालिक खासतौर पे वो जो ईरान की जानिब से आबनाए हरमस को बंद करने की कोशिश से मुतासर हुए हैं, अमेरिका के साथ मिलकर अपने जंगी जहाज भेजें
ताकि इस आबनाए को खुला और महफूज रखा जा सके। हम पहले ही ईरान की फौजी सलाहियत को 100% तबाह कर चुके हैं, लेकिन इनके लिए 1 या 2 ड्रोन भेजना या बारूदी सुरंग गिराना या आबी गुजरगाह के अंदर या इसके साथ कहीं कम फासले तक मार करने वाले हथियार चलाना या मिसाइल दागना, ये अभी उनके लिए आसान है, चाहे वो कितनी ही बुरी तरह शिकस्त क्यों ना खा चुके हों। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया दीगर ममालिक जो इस मसनूई रुकावट से मुतासिर हैं इस इलाके में अपने बहरी जहाज भेजेंगे ताकि आबनाए हुर्मुज़ को अब ऐसी कौम से कोई खतरा ना रहे जिसे मुकम्मल तौर पे मफलूज कर दिया गया है। इस दौरान अमेरिका साहिली पट्टी पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और मुसलसल ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को पानी में डबोता रहेगा। किसी ना किसी तरह हम जल्द ही आबनाए हुर्मुज़ को खुला और महफूज और आज़ाद करवा लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, एक तरफ दावा क्या है, एक ही स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें 2 अलग अलग बातें हैं। यानी एक पोस्ट है, उसमें एक तरफ ये कह रहे हैं कि 100% ईरान तबाह हो गया, और दूसरी जानिब उसी पोस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहे हैं चीन से, फ्रांस से, जापान से, जनूबी कोरिया से और बरतानिया से। यानी अगर ईरान 100% तबाह हो गया है तो फिर तो अमेरिका के लिए कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। अमेरिकन तो बहुत बड़ी फौज है, बहुत तगड़े लोग हैं, दुनिया में सुपर पावर का इनके पास स्टेटस है, तो बड़े आराम से ये ईरान को टैकल कर सकते हैं अगर तो 100% तबाह कर लिया है तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 100% तबाह कर लिया, और दूसरी तरफ वो इन ममालिक से मदद मांगते हैं। थोड़ा सा इन ममालिक के बारे में आपको बताता हूं। फ्रांस के 10 जहाज रिपोर्ट हुए कि फ्रांस के 10 जहाज़ों का एक फ्लीट निकला और वो जा रहा है जनाब आबनाए हुर्मुज़ की जानिब, लेकिन बाद में फ्रांस से स्टेटमेंट आया, नहीं जी नहीं, हम दिफाई नुक्ता नज़र से जा रहे हैं, हमारा किसी पे कोई अटैक करने का इरादा नहीं है, और जहां बताया जा रहा है वहां नहीं जा रहे। तो एक तो फ्रांस ने इसके ऊपर बता दिया कि उनके जहाज इस मकसद के लिए नहीं निकले। दूसरा, बरतानिया के अंदर बहुत सख्त रद्द अमल है, बहुत सख्त रद्द अमल है, और बरतानवी हुकूमत को यहाँ की अपोजिशन ने और अवाम ने रद्द अमल की वजह से रोका हुआ है जंग में जाने से। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं कि जो हमारे साथ पहले इराक में हुआ है, हम उन तजर्बात की रोशनी में इस लड़ाई में नहीं उतरना चाहते। और चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑफर है या जो डोनाल्ड ट्रंप की जो डिमांड है या रिक्वेस्ट है उसको मुस्तरद कर दिया। चाइना ने साफ कहा, जनाब हम कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे, और ये जो बात कर रहा है अमेरिका के आबनाए हुर्मुज़ को जाके खिलाएं और अपने फौजी भेजें और अपनी मिलिट्री को वहां भेजें, तो हम ये नहीं करने जा रहे। चाइना ने साफ इनकार कर दिया। जनूबी कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ जंगी मशकें कर रहा है, वो बताता हूं मैं आपको आगे जाके। और जापान पहले कह चुका है वो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो जिन को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया वो तो लड़ाई का हिस्सा बनना नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप मदद मांग रहा है दुनिया से, क्योंकि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग हार रहा है दोनों महाजों पे। एक तो अमेरिका के अंदर बयानिया की जंग हार रहा है, कोई भी इस लड़ाई को पसंद नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप के अपने चंद साथियों के अलावा इस लड़ाई को सपोर्ट नहीं मिल रही अमेरिका के अंदर से, और अब वो ये चाहता है कि दुनिया के अहम तरीन ममालिक अमेरिका के साथ खड़े हों ताकि अमेरिका के अंदर भी इस जंग की सपोर्ट पैदा की जा सके। तो ट्रंप अकेला रह गया, नेतन्याहू गायब हो गया, अब बयानिया बनाने वाला कोई है नहीं। अमेरिकन ये समझते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल से जान छुड़ाने के लिए, जो गंद आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उससे जान छुड़ाने के लिए उन्होंने ये अटैक कर दिया, और अब वो तवज्जो हटाना चाहते हैं। लेकिन ये मामला उल्टा गले पड़ गए, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गले में खुद डाला। डोनाल्ड ट्रंप का एक और स्टेटमेंट है, वो भी यहां पे आप ले लें। एक तो जिन ममालिक को कहा वो तो ऑलरेडी इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने ईरान को अस्करी, मुआशी और दूसरे लिहाज से शिकस्त दे दी है और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन दुनिया के वो ममालिक जो यहां से तेल हासिल करते हैं, उन्हें इस गुजरगाह की खुद हिफाजत करनी चाहिए, और हम उनकी मदद करेंगे और बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अमेरिका इन ममालिक के साथ हमआहंगी पैदा करेगा ताकि हर काम तेज़ी से, आसानी से और बेहतर तरीके से अंजाम पाए। ये हमेशा से एक टीम वर्क होना चाहिए था, और अब ये ऐसा ही होगा। ये दुनिया को हमआहंगी, सलामती और पायदार अमन की तरफ इकट्ठा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार दुनिया को बुला रहा है कि आओ मेरे साथ मिलकर ईरान पे हमला करो, तो मैं अब नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा, ये ऐसा दिखाई देता है। दूसरी जानिब जो ईरानी स्टेटमेंट है ना, ये अब्बास अराकची जो ईरानी वजीर खारजा हैं, उनका स्टेटमेंट आप देखें। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला जैसे वो आयरन डूम बना हुआ है उसके ऊपर, इसराइल के ऊपर, जिस सिक्योरिटी अम्ब्रेला का बहुत चर्चा किया जाता था, बड़ी तारीफें होती थी, वो सुराखों से भरी हुई छतरी साबित हुई और मुसीबत को रोकने के बजाय मुसीबत को दावत दे रही है। अमेरिका अब दूसरों से, यहां तक कि चीन से भी भीख मांग रहा है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में उसकी मदद करें। ये आगे से ताने आ रहे हैं ईरान की जानिब से। ईरान अपने बरादर पड़ोसी ममालिक से मुतालबा करता है कि वो गैर मुल्की जारहियत पसंदों को निकाल बाहर करें, खास तौर पर इसलिए कि इन गैर मुल्कियों की वाहिद फिक्र सिर्फ इसराइल है और उसके अलावा कुछ नहीं है। अब नाजरीन, एक और भी वार्निंग दी है ईरान ने।
इस खित्ते के अंदर, और ये बहुत अहम है। और ये रिपोर्ट हुई है, और रिपोर्ट ये हुई है कि पासदारान इनकलाब यानी ईरान की जो फोर्स है उसने खित्ते में मौजूद बड़ी अमरीकी कंपनियों को इलाका खाली करने के लिए तंबीह कर दी है और वार्निंग जारी कर दी है कि इलाका खाली कर दें, और साथ में एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन कंपनियों के नाम है और साथ में वो इलाके लिखे हुए, उनके एड्रेस लिखे हुए कि यहाँ पे कंपनियां हमें पता है, हम इन्हें मार सकते हैं, फौरन खाली करो इसको। तो जो उन्होंने नाम लिए हैं, उन्होंने कहा जी हम अमरीकी हुकूमत को तंबीह करते हैं कि वो खित्ते से तमाम अमरीकी सनतों को निकाल ले। हम इन सनती कारखानों के करीब रहने वाले लोगों से जिनमें अमरीकियों के शेयर हैं दरखास्त करते हैं कि वो इन इलाकों को छोड़ दें ताकि इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी करदा उनसे वाबस्ता फारस न्यूज़ एजेंसी की तरफ से शेयर करदा एक ग्राफिक में उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात में काम करने वाली अमरीकी सनती, टेक्नोलॉजी, तवानाई और मालियाती कंपनियों की एक पूरी फहरिस्त जारी की गई है जिसमें उनके दफातर को मखसूस मकामात जो हैं वो एरिया भी उन्होंने बताया कि ये एरियाज है। अब ये कौन सी बड़ी बड़ी कंपनी है? लॉकहीड मार्टिन, ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये हथियार भी बनाती है, दुनिया में जहाज भी बनाती है, मिलिट्री के हवाले से बहुत काम करती है। अबू धाबी में है, ग्लोबल मार्केट में इसका ऑफिस है, देखें उनको पता है कहाँ पे है क्या है। ये बोइंग का जो ऑफिस है वो ओमान डिप्लोमेटिक एरिया में है, यानी दुबई साउथ एविएशन डिस्ट्रिक्ट में। माइक्रोसॉफ्ट और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है, फिर ओरेकल और उसका दफ्तर उन्होंने लिखा हुआ है एड्रेस, फिर एक्सन मोबिल, फिर सिटी ग्रुप, फिर अमेजॉन वेब सर्विसेज, फिर NSO ग्रुप, KKR गेट विलेज, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, इसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, और बहुत सारी कंपनियों का उन्होंने पूरा दिया हुआ है, एक लंबा चौड़ा नाम लिखे हैं अमेरिकन कंपनियों के या जिनमें अमेरिकन के शेयर हैं। साथ उन्होंने बताया जनाब ये इनके एड्रेस हैं, हम इनको मारेंगे, यहाँ से निकल जाओ फौरन और इसके आसपास भी कोई ना जाए। ये ईरान कर रहा है। अच्छा, ईरान के हमलों के हवाले से ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास। खबर यह है कि ईरान ने इसराइली रहनुमाओं, इसराइली वज़रा, उनके कमांडरों, उनके पायलट्स और खुफिया एजेंसी के अफसरान के मखसूस पते मालूम करके उन पर हमले शुरू कर दिए। यानी ईरान को एग्जैक्टली पता है कौन कौन किधर किधर है और उनके एड्रेसेस के ऊपर हमले शुरू कर दिए और उनके घरों को ढूंढ ढूंढ कर निशाने लगाए जा रहे हैं। पहली बात, ईरान ने इसराइल के अंदर शिकार करना शुरू कर दिया है और तिल बैब में लोग सदमे में हैं, लोग अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। और ये खबर मैं नहीं दे रहा आपको, ये खबर आपको स्प्रिंटर प्रेस की पोस्ट के अंदर मिल रही है और ये आलमी सतह के ऊपर खबर छपी है। वो बता रहे हैं बहुत से रजीम के लोग छुपने पर मजबूर हैं जो इस वक्त हुकूमत का या सिस्टम का हिस्सा हैं, और इसराइल ने यह तवक्को कभी नहीं की थी कि ईरान के पास ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं। अब वो बहुत हैरान है। ईरान ने पुरएतमाद अंदाज में पीछे मुड़कर देखे बगैर कार्रवाइयां शुरू की हुई है। एक सवाल यह पैदा होता है कि ईरान को ये सलाहियतें किसने फराहम की हैं और वो कैसे इतनी ज़बरदस्त नेविगेशन और डिजिटल इंटेलिजेंस हासिल कर रहे हैं, कौन उन्हें दे रहा है, और किस तरह ईरान ढूंढ ढूंढ कर इसराइलियों को या उनके अहम लोगों को निशाना बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साबिक अमरीकी दिफाई ओहदेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, उसने इस बात का एतराफ़ किया कि ईरान मुनज़्ज़म तरीके से इसराइली फौजी बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है, थार्ड रडार्स को अंधा कर दिया है और यूनिट 8200 को निशाना बना रहा है। अमरीका और इसराइल के बरक्स ईरान सख्ती से इखलाकी मेयारात पर अमल पैरा है और शहरियों पर बमबारी करने से इनकार कर रहा है। ये अमेरिकन भी मान रहे हैं कि अमरीका और इसराइल जो है वो सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हैं, जबकि ईरान सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपने अहदाफ को चुनकर निशाना बना रहा है और ये ईरान के बदतरीन दुश्मन कह रहे हैं, ईरान नहीं कह रहा। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जुमे के रोज़, यानी आज से 2 दिन पहले, आज एतवार है तो आज आप देख रहे हैं 19 ऐसे लोगों को कत्ल किया गया इसराइल की जानिब से लबनान में जो तिब्बी अमले के लोग थे, यानी ये तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे थे और तिब्बी अमले के वर्कर थे। तो इनको 19 लोगों को शहीद किया और इसराइल ने इशारा दिया कि वो लबनान में एम्बुलेंसों पे और तिब्बी तनसीबात को निशाना बनाना जारी रखेगा। अब देखें ना, यहाँ पे वो खुद कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और इस मकसद के लिए वो पहले भी ताकत इस्तेमाल करते रहे हैं, अब भी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक 2 मार्च से लेकर अब तक, यानी गुज़िश्ता कोई 2 हफ्तों में इसराइली हमलों के नतीजे में 27 तिब्बी मराकज़ मुतासर हो चुके हैं और 30 लबनानी तिब्बी कारकुन शहीद हो चुके हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ इस तरीके से अटैक किया जाता है, इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और दूसरी तरफ ये किया जाता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ दिफाई नुक्ता नज़र से इसराइल को या अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाए। अब इसमें ना एक स्टेटमेंट ईरान की जानिब से आया और गिले वाला स्टेटमेंट है। ईरान ये कहता है कि जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे खिलाफ मजम्मत हो रही है जबकि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं।
जबकि हमारे ऊपर जारियत करने वाले अमेरिका और इसराइल की मजम्मत नहीं हो रही, जिन्होंने हमले में पहल की और जिन्होंने जंग को शुरू किया और जिन्होंने हमारे बहुत सारे सिविलियन को मारा और बच्चियों को शहीद किया, बहुत छोटी बच्चियों को। अब ईरानी वजीर खारजा ने जब ये एतराज़ किया या ये गिला किया तो ये गिला दुरुस्त दिखाई देता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में क्योंकि वीटो का एक इख्तियार मौजूद है और उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, अमेरिका, रशिया, चाइना, बाकी मुल्क भी इस्तेमाल करते हैं, बरतानिया, तो ये वीटो की पावर इस्तेमाल करके वो किसी भी करारदाद को डाउन कर देते हैं, डस्टबिन में फेंकवा देते हैं और उसकी फिर हैसियत रहती नहीं है। नाज़रीन, ईरान ने एक और इल्ज़ाम लगाया